हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 24 फरवरी के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी ओडिशा। एंड द करेक्ट आंसर इज बी उत्तर प्रदेश। रिसेंटली उत्तर प्रदेश के अंदर जो बजट रिलीज किया गया, तो उसके अंदर वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, तो उनके द्वारा ये योजना जो है वो लॉन्च की गई है। अब ये पर्टिकुलर स्कीम जो है वो किस लिए है, तो यहाँ पे दिया गया है, ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर था कि लॉकडाउन के अंदर काफ़ी सारे ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स थे जो जहाँ पे काम करते थे वहाँ से वापस उत्तर प्रदेश चले गए। तो ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम जो है उत्तर प्रदेश के अंदर स्टार्ट की गई। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स स्पेंड मोर मनी देन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड, the employability of the central government is higher than the state governments. And third, contraction in states expenditure leads to drastic changes in India's GDP. And the correct answer is C 1 and 3. Second is incorrect. अब देखिए, अक्टूबर 2019 के अंदर आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट आया था कि इंडिया के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट है उसका इंपॉर्टेंस कितना है। तो उसके अंदर आरबीआई ने दो चीज़ें बताई थी कि ये दो चीज़ों की वजह से स्टेट गवर्नमेंट का बजट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला रीज़न यहाँ पे था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, और इसकी वजह से वहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से 5 गुना ज़्यादा है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो सेक्टर्स है, जो सब्जेक्ट है, उसके ऊपर वो स्टेट लिस्ट के अंदर है। लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें सो इट इज़ 5 टाइम्स हायर देन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा, सेकंड इज इनकरेक्ट, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट में ये लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा है। फिर उसके अंदर ये भी चीज़ बताई गई थी कि स्टेट गवर्नमेंट के जो बजट्स है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है ईयर बाय ईयर। लेकिन रीज़न यहाँ पे दो हो सकते हैं, या तो उनका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ हो, या तो उनका एक्सपेंडिचर जो है वो कम हुआ हो। और यहाँ पे ये देखने को मिला कि उनका एक्सपेंडिचर जो है वो नीचे चला जा रहा है। मतलब द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन सीन एज बोरोइंग फैक्टर्स फ्रॉम द मार्केट, वो मार्केट से ज़्यादा बोरो कर रहे थे उस टाइम पे। तो ये रीज़न बताया गया था आरबीआई के द्वारा कि स्टेट गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर को कम करते हैं तो इसकी वजह से इंडिया की जीडीपी के ऊपर बहुत बड़ी इंपैक्ट आ सकती है। सो आंसर इज सी 1 and 3। सो अभी डिफरेंट स्टेट्स जो है उनके द्वारा बजट रिलीज किया जा रहा है, तो इसकी वजह से ये जनरल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट के जो बजट्स है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी बिहार के अंदर भी रिसेंटली बजट रिलीज हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, मोर देन 50% ऑफ इंडियाज स्मार्टफोन्स यूजर्स have access to some kind of online news sites. Second, Indian businesses is spending more and more on digital advertising currently. And third, in India, the news aggregators are not mandated to make payments to publishers. And the correct answer is D 1, 2 and 3. ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और देखिए, इंडिया के अंदर रिसेंटली ये जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जो है उनके द्वारा ये डेटा जो है वो बाहर आया था कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 46% जितने इंटरनेट यूज़र्स है और अराउंड 77% जितने स्मार्टफोन यूज़र जो है वो कोई ना कोई टाइप की ऑनलाइन न्यूज़ साइट को एक्सेस करते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ पे ऑनलाइन न्यूज़ देखने का जो ट्रेंड है वो अभी इंक्रीजिंग लेवल पे। इसकी वजह से क्या, अब ऑनलाइन न्यूज़ आप देखते हैं तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं, तो बिजनेस जो है वो ऑनलाइन न्यूज़ साइट पे एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करते हैं थ्रू डिजिटल एडवर्टाइजिंग। सो इसका करंटली ग्रोथ रेट है 24%, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। अब इंडिया के अंदर हमारा जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसके अंदर ये है कि जो न्यूज़ एग्रीगेटर्स है, मतलब कि जो अलग अलग एरियाज से खबरें लेके आते हैं, और दूसरे हैं न्यूज़ पब्लिशर।
So these news aggregators need not to pay any kind of money to the news publisher. For example कि कोई न्यूज़ एग्रीगेटर है, कहीं से कोई न्यूज़ आर्टिकल जो है वो कलेक्ट करके लाया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई कांड हुआ है, और फिर जाके वो किसी न्यूज़ पब्लिशर को दिया जाता है. सो ये न्यूज़ पब्लिशर जो है वो एग्रीगेटर के पास से इसके लिए कोई पैसा नहीं लेगा. ये इंडिया के अंदर ये मैकेनिज्म है. काफ़ी सारे कंट्रीज़ के अंदर ये उल्टा मैकेनिज्म भी है कि वहाँ पे आपकी खबर आपको अगर छपवानी है तो वहाँ पे आपको पब्लिशर को पैसा देना पड़ता है, और हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए फेक न्यूज़ जो है वो ज़्यादा फैलते हैं. तो थर्ड जो है वो करेक्ट है. आंसर इज डी 1, 2 एंड 3. सो अभी ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मीडिया बिल को लेके डिबेट चल रही थी उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है. तो ये बिल के प्रोविज़न क्या है, ये सब चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर इस टाइप का सिनारियो क्या है वो आपको पता होना चाहिए. तो इसके ऊपर ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था. फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टर्म कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स? ऑप्शन ए, it is a kind of education system that builds confidence among the students by providing vocational education. Second, it is a type of budget where the allocations indicate the economic recovery. Third, it is an environment at the workplace where employees gain confidence to improve their efficiency. And fourth, none of the above. And the correct answer is D, none of the above. देखिए ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, शॉर्ट में जिसे CBM कहा जाता है, तो ये CBM जो है वो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में यूज़ होता है. जैसे मान लो कि किसी दो कंट्री के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो कंट्रीज़ के द्वारा ऐसे कौन से मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि सामने वाली कंट्री को ऐसा डर ना रहे कि ये कंट्री जो है वो हमारे ऊपर अटैक कर देगा. फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो दोनों ने ये तय किया कि हमारे जो सोल्जर्स बॉर्डर पे है हम उनको वापस लेंगे. तो इसे क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर. मतलब कि चाइना अपने सोल्जर्स को वापस बुलाएगा तो इंडिया को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये चाइना जो है हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा. सिमिलरली इंडिया की साइड से भी यही इम्पैक्ट होगी. तो ऐसे मेजर्स को कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, और उसका दूसरा नाम है CSBM, कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी बिल्डिंग मेजर्स. तो ये इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में यूज होता है जब किसी दो कंट्री के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा हो. तो इंडिया एंड चाइना के द्वारा ऐसे कौन से मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर ये कल के न्यूज़पेपर में अच्छा आर्टिकल था. पर्टिकुलरली यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स है वो GS पेपर 2 के अंदर आपको इम्पोर्टेंट आपके लिए बन सकता है, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि CBM क्या है. फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct? First, constitutional courts cannot judicially review disqualification proceedings under the 10th schedule of the constitution until the speaker or chairman makes a final decision on disqualification of a member. Second, office of speaker is held in the highest respect and esteem in parliamentary traditions. And the correct answer is C, both 1 and 2. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. अब ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर बेस्ड है. रिसेंटली राजस्थान के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस आई थी MLAs के डिफेक्शंस की वजह से, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर ये कहा था कि जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी है वो अपना फाइनल जजमेंट नहीं सुना देते कि क्या इस MLA को डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए या नहीं, तब तक उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता. मतलब कि तब तक कोर्ट जो है वो कोई भी अपना जजमेंट नहीं दे सकते. तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा. सेकंड जो है वो भी करेक्ट है. उसी जजमेंट के अंदर ये भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग स्पीकर की जो ऑफिस है, अब वहाँ पे प्रश्न ये उठाए जा रहे थे कि क्या स्पीकर को इतने सारे पावर्स मिलने चाहिए या नहीं. तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर जो है इट इज़ द हाइएस्ट रिस्पेक्टेबल एंड हाइएस्ट एस्टीम ऑफिस इन द पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस. So the answer is C, both 1 and 2. So अभी पुडुचेरी के अंदर ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, तो उसके कंटेक्स्ट में ये एंटी डिफेक्शन लॉ और ये सब चीज़ें बताई गई. यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादा दिया गया है, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट आप रिवाइज कर सकते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन,
Which of the following division or divisions fall under the India's Ministry of External Affairs? First is Cyber Diplomacy Division, second is E-Governance and Information Technology Division, third is New Emerging and Strategic Technologies Division. And the correct answer is D 1, 2 and 3. ये तीनों करेक्ट है। अब रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उसको रिस्ट्रक्चर किया गया और डिप्लोमेसी के अंदर टेक्नोलॉजी को ऐड करने के लिए ये तीन अलग डिवीजन जो है वो बनाए गए, जिसके अंदर एक है साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन, फिर ई गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन एंड इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज डिवीजन। अब ये तीनों डिवीजन के बारे में ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल था कि किस तरीके से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं डिप्लोमेसी के अंदर। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। यहाँ पे आपको इस पैराग्राफ के अंदर ये कंटेक्स्ट जो है वो देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इसे रिस्ट्रक्चर किया गया था। अब सेम इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर जीपीएससी के एग्जाम के अंदर पूछा गया था, जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर एक नया इंडो पैसिफिक डिवीजन बनाया गया था, तो उसके ऊपर लास्ट ईयर इस टाइप का क्वेश्चन आया था। 7th question, which of the following statement is or are correct about draft Science, Technology and Innovation Policy 2020? First, it will replace Science, Technology and Innovation Policy 2013. Second, it aims to identify and address strengths and weaknesses of India's science, technology and innovation. Third, it prefers to consider academic age rather than biological age for selection, promotion, awards or grants. And the correct answer is D 1, 2 and 3. ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। रिसेंटली ये ड्राफ्ट STIP पॉलिसी जो है, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी, ये काफ़ी चर्चा में रही है। इट विल रिप्लेस 2013 पॉलिसी। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इंडिया की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको इफेक्टिवली एड्रेस करना। अब इसके ऊपर हम पहले भी एक क्वेश्चन देख चुके थे कि इसके प्रोविज़न क्या है, कि डिसेबल्ड पर्सन जो है उसके लिए प्रोविज़न है, चाइल्ड केयर के लिए प्रोविज़न है, फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रोविज़न है। तो ये सब प्रोविज़न हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एक नया प्रोविज़न ये भी है कि यहाँ पे बायोलॉजिकल एज की जगह एकेडमिक एज को कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि दो लोग हैं A एंड B। अब ये A जो है उसकी एज है 25 और उसका क्वालिफिकेशन है उसने ग्रेजुएट किया है। B जो है उसकी एज है फॉर एग्जांपल 24 और उसने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो भी कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल एज के बेसिस पे ये जो है वो ज़्यादा एल्डर है, लेकिन यहाँ पे एकेडमिक एज को अगर कंसीडर करें तो B को सिलेक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन हिज एकेडमिक कैरियर। तो इस पॉलिसी के अंदर ये प्रोविज़न है कि जिसका एकेडमिक कैरियर अच्छा होगा उसको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा, not based on the biological age. So the answer is D 1, 2 and 3. तो इसी आर्टिकल के अंदर ये जो अभी पॉलिसी ड्राफ्ट रिलीज हुआ है उसके बारे में बताया गया है। 8th question, which of the following statement is or are correct? First, restricting freedom of speech and expression on the ground that it would disturb public order was unconstitutional till first Constitutional Amendment Act. Second, sedition law in India protects the elected government from attempts to overthrow the government with violence and illegal means. And the correct answer is C, both 1 and 2. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि 1950 के अंदर जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके अंदर एक जजमेंट दिया था, वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन थे, लेकिन उसका नाम क्या था, दैट इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, कि अगर स्टेट की सिक्योरिटी के खिलाफ कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यूज करता है तो वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। और गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये था दैट इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर, लेकिन उस टाइम पे ये पब्लिक ऑर्डर वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट के अंदर बताया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो वर्ड लिखा गया है तो वहीं पे ये क्वालिफाई होना चाहिए।
तो फिर पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये जो पब्लिक ऑर्डर का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो यहाँ पे ऐड किया गया अंडर आर्टिकल 19 सेकेंड, और वहाँ पे बताया गया कि पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यूज करता है तो इट वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, टिल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसलिए ये सही होगा। सेकेंड जो है वो भी सही है कि सेडिशन लॉ, सेडिशन का मतलब होता है कि राजद्रोह, तो ये इंडिया को प्रोटेक्ट करता है, किसको, इलेक्टेड गवर्नमेंट को। तो कई बार ऐसा होता है कि अपोजिशन पार्टीज जो है वो वायलेंट मीन्स एंड इलीगल मीन्स को यूज़ करके गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ से बचने के लिए ये सेडिशन लॉ जो है हमारे अंदर आईपीसी में ऐड किया गया है। तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है वो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। तो अभी ये सेडिशन लॉज जो है वो काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स के ऊपर लगाए जा रहे हैं और इसके ऊपर डिबेट भी चल रही है कि क्या गवर्नमेंट जो है इसे एज अ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर यूज कर सकता है या नहीं। उसके ऊपर ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया गया है। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। फर्स्ट, it is an agency under Department of Animal Husbandry and Dairying. Second, it has been constituted for the period of 5 years till 2022. Third, it functions as an integral part of Rashtriya Gokul Mission. And the correct answer is C, 1 and 3. Second statement is incorrect. अब ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर में आता है, पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर। अब ये एक परमानेंट बॉडी है। जब इंडिया के अंदर राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया गया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ काउ ब्रीड्स, तो उसके अंदर ये परमानेंट बॉडी बनाई गई, तो इसकी कोई ईयरली लिमिट नहीं है। आंसर इज सी, 1 and 3। तो अभी ये आयोग जो है वो न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज रिसेंटली उन्होंने कहा था कि काउ साइंस के ऊपर एक एग्ज़ाम ली जाएगी। अब इस टाइप का कोई साइंस है नहीं और मिनिस्ट्री ने ये भी कह दिया कि इस टाइप का कोई साइंस है नहीं, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू टेक दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसलिए ये आयोग जो है उसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि क्या काउ प्रोटेक्शन के नाम पे ऐसी सब चीज़ें ये कर सकते हैं या नहीं। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इल इफेक्ट्स ऑफ साइबर बुलिंग। फर्स्ट, lower self-esteem among the victims. Second, increase in suicidal ideation. Third, preventing the development of interpersonal skills among the children. And the correct answer is D, 1, 2 and 3. ये तीनों सही है। अब देखिए, साइबर बुलिंग का मतलब आपको पता होगा कि किसी के साथ बदतमीजी करना, किसी को डराना धमकाना थ्रू डिजिटल मीन्स, इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके। अब इससे क्या होता है, तो जो विक्टिम होता है उसके अंदर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कम होता है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे सुसाइडल टेंडेंसी जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर इंक्रीज हो जाती है। अगर आप किसी को पर्टिकुलरली कंटिन्यूसली टॉर्चर करते हैं सो उस पर्सन को ऐसे ख्याल भी आ सकता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये साइबर बुलिंग अभी इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली चिल्ड्रन के द्वारा ज़्यादा किया जाता है बिकॉज दे हैव ईजी एक्सेस टू द इंटरनेट। तो वो ये गलत चीज़ें जो है वो भी सीखते हैं और इससे उनके मन के ऊपर ये खराब प्रभाव जो है वो पड़ता है कि किसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाए वो उनको पता नहीं चलता। सो इट प्रिवेंट्स इंटरपर्सनल स्किल्स अमॉन्ग द चिल्ड्रन। आंसर इज डी, 1, 2 and 3। सो अभी दिल्ली के अंदर स्कूल्स जो है वहाँ पे ये गाइडलाइंस जो है वो दी गई है कि आप बच्चों को सिखाएं कि साइबर बुलिंग जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, दे शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग दिस। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।